नमस्कार भाइयों बहनों, डॉक्टर रमेश रैना का प्यार भरा नमस्कार सबको। आज मैं एक एनेक्डोट लेके आया हूँ, जो एनेक्डोट एक लेक्सिकॉन के तौर पर कश्मीरी लैंग्वेज में घुस गया और अपनी जगह बनाई है। और जब भी कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाती है या एंगर किसी को एक्सप्रेस करना होता है, तो वो इस लेक्सिकॉन को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। और ये लेक्सिकॉन का नाम है ईगो सलाम शोन स्वच्छ। हालांकि अगर हम स्वच्छ की परिभाषा में जाएंगे तो स्वच्छ का मतलब है ऑब्लिगेशन, एहसान। लेकिन यहाँ पर जो ये यूज़ होता है, ये स्वच्छ यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब बन जाता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्पायर। अब इसकी जेनेसिस क्या है, कहाँ से आई है? इससे पहले कि मैं इसकी जेनेसिस बताऊं, मैं बताऊंगा इसके मेन जो कैरेक्टर्स है, किरदार है। मेन कैरेक्टर्स इसका राजा नरेंद्र नाथ कौल है, जो लगभग 100 साल पहले 1920-21 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस वक्त जे.एंड.के के गवर्नर थे, और वही इसके मेन किरदार है, मेन सूत्रधार है। और जो सलाम शाह है, एट द बेस्ट एक साइड एक्टर है, लेकिन इसका जो किरदार है, जो इसने रोल अदा किया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसका रोल जो है, उसके रोल ने उसको इस लेक्सिकॉन में फिट कराया है। अब ये एनेक्डोट है क्या? हुआ यूं कि 1920-21 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था और ब्रिटिश एंड एलाइड फोर्सेस को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो ऐसे में वो भारत भी आए। तो भारत ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स वॉर फंड और ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे भी। इसमें जो कश्मीर है, कश्मीर में सुनने में आया है कि मैक्सिमम 31,000 जवानों को कंट्रीब्यूट कर दिया है टुवर्ड्स एलाइड फोर्सेस टू फाइट द वॉर, और 1.11 करोड़ रुपए उन्होंने वॉर फंड के तौर पे दिया। तो ज़ाहिरन सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्राइसिस हो ही जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस जो हो गई, वो फूड क्राइसिस हो गई और इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए महाराजा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और इमरजेंसी मीटिंग में जो लोगों में हाहाकार मच गया था, उस चीज़ को एड्रेस कर दिया। और उन्होंने ये जिम्मा अपने एक काबिल गवर्नर राजा नरेंद्र नाथ कौल को दे दिया। चूंकि राजा नरेंद्र नाथ कौल जो थे, वो बहुत विजनरी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनका एक अच्छा खासा तजुर्बा था कि सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे। तो इससे पहले कि वो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दे कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लूँगा, क्या कर लूँगा, उन्होंने एक थोड़ा सा प्रिलिमिनरी होमवर्क किया। दैट वाज प्री प्लानिंग स्टेज में। वहाँ पर उनको समझ में आया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी लेथार्जिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसी है। तो ये मेंटली अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन थी सबके लिए। लेकिन चूंकि राजा नरेंद्र नाथ को एक दायित्व तो दिया गया था, और इस दायित्व के उनको अच्छा पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। तो इसके चलते हुए उन्होंने सबसे पहले इकदाम ये कर दिए कि उन्होंने वैली में राशन का प्रबंध कराया, और टंडल बिस्कू से 30 लड़कों को लाया। उन्होंने बड़े बड़े बोट्स में, बड़े बड़े शिकाराज में फूड वहाँ पर लाया। लेकिन बात ये हुई कि जो लोग होर्डर्स थे और जो मेन सप्लायर्स थे, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं अंग्रेजी में, कश्मीरी में उनको गलदार्स कहते थे। और गलदार्स का अच्छा खासा रोल था इस आर्टिफिशियल फूड क्राइसिस को बनाने में, क्योंकि वो होर्डिंग हो रही थी, और होर्डिंग के चलते हुए प्राइसेस बहुत एग्जॉर्बिटेंट हो गए थे। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उन्होंने 30 बोटों में राशन, शाली वगैरह सब मंगवाया था, शहर में मुहैया करवाया था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दे दिया, और इसके चलते हुए राजा नरेंद्र नाथ जी बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। एक मीटिंग में जो सिटी के बड़े एल्डर्स थे, रेस्पेक्टेड लोग थे, उनको मीटिंग में बुलाया, और इन गलदार्स को भी बुलाया। और गलदार्स को उन्होंने बुला के बड़े क्लियरली उनको बताया कि भाई आप ये चीज़ कर लो, सप्लाईज रूटीन कर लो, और ऐसे मत कर लो।
तो इसके चलते हुए उन्होंने एक नैरक ला आया। नैरक मीन्स फिक्स्ड प्राइस, और फिक्स्ड प्राइस के चलते हुए उन्होंने कुछ प्राइसेस कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स कर दिए। जैसे शाली को 5 रुपये पर खेरवार फिक्स कर दिया। जैसे हतब, फायरवुड, कॉमन जो सोर्स था उस वक्त जो हतब था, उसको 8 आनाज एक मॉन्ड के हिसाब से कर दिया। ब्रेड 5 तोला पर पीस, दूध 2 आना पर शेयर, मीट 8 आना पर शेयर। इससे तो सिटी में बड़ी राहत मिल गई, लेकिन गलदार जो थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, और इसके चलते हुए उन्होंने ये देखा कि भाई इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। नैरक लॉ तो आ गया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बड़ा डिफिकल्ट था। इसके चलते हुए एक और समस्या आ गई। अब इस समस्या को जूझने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइसराय लॉर्ड रीडिंग से उनके लीगल एडवाइज़र से संपर्क कर दिया, और लीगल एडवाइज़र उस वक्त सर ग्रिमवुड वुडमेयर्स को बताया कि आप एक कानूनी लॉ ऐसे बनाया जाए ताकि लोग होर्डिंग ना करें। और उन्होंने गलदार्स को क्लियर वार्निंग दे दिया था कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो हम सख्त से सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम उठाएंगे आपके खिलाफ। तो इसके चलते हुए जो लीगल एडवाइज़र सर ग्रिमवुड वुडमेयर्स था, उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने होर्डिंग को उन्होंने ये बोला कि ये प्रॉफिटरिंग इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय हेवी फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड हार्ड वर्क। कानून भी आ गया। अब कानून के चलते हुए एग्जीक्यूशन फिर वहां पर अटक जाती है। तो एग्जीक्यूशन अटकने के लिए उन्होंने पहली मर्तबा, जो शायद वर्ल्ड में कहीं न हुआ हो, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक स्टार्ट किया जिसकी उन्होंने कल्पना की, और उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ बफर स्टॉक किया कि भाई हम ये बफर स्टॉक रखेंगे ताकि हम इमरजेंसी में लोगों को दिया करेंगे। जैसे किसी वक्त फ्लड्स आते हैं, कोई फूड क्राइसिस हो जाती है उस वक्त, तो वहाँ पर आ गया एक शाली स्टोर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और शाली स्टोर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडर थे वो राजा नरेंद्र नाथ कौल थे। और जो शाली स्टोर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसको सिटीजन्स को बताया कि आप इसके सब मेंबर्स होंगे, और 11 रुपये उनको देने पड़े थे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबरशिप लेने के लिए। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया और शाली स्टोर एक गवर्नमेंट की एजेंसी बन गई। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें बाइंग ऑफ ग्रेन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस इवन इन द नॉर्मल टाइम्स, तो ये उन्होंने कर दिया। और ये जो स्कीम जैसे मैंने बताया, इसका नाम था शाली स्टोर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज भी शाली स्टोर है वहाँ पर, लेकिन अब सुनने में आया है कि कश्मीर में कुछ तब्दीलियाँ हो गई। खैर वो इसके बाहर है। अब जब ये सब कुछ आ गया तो बात वही अटक जाती है कि भाई इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सलाम शाह का किरदार आता है। सलाम शाह उन दिनों तहसीलदार हुआ करते थे। तो राजा नरेंद्र नाथ कौल ने काफ़ी स्कैनिंग करके देखा कि भाई हम किसको लाएंगे, और उन्होंने ये जॉब दे दिया सलाम शाह को कि भाई आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। सलाम शाह ने एक नॉवल मेथड उठाया। उसने गद्दे पे बिठा के इन गलदारों को, कई गलदारों के आधे बाल काटे, आधे ऐसे रखे, मुंह पे कालक रख के, ढोल बजा के लोगों के सामने, भाई यही आपके लोग हैं जो आपसे खाना छीनते हैं, यही वो लोग हैं जो खाना नहीं, और सारी सिटी में घुमाया, सारे गांव में घुमाया। जिससे क्या हुआ, जिससे जो ये गलदार, ये जो नेक्सस है ये टूट गया, और इससे वो काफ़ी पस्त हो गए, इससे काफ़ी डिमोरलाइज हो गए। लेकिन इसके चलते हुए एक और चीज़ आ गया, एक और कुछ ऐसे लेक्सिकॉन्स हमारी लैंग्वेज में आ गए, कुछ ऐसी बातें हमारी कश्मीरी लैंग्वेज में आती थी जो आजकल सुना नहीं था, जो तब तक सुना नहीं था, और आज भी है। जैसे रेशन घाट, जैसे गाठ मुनिश, जैसे हेड हमाल, जैसे चिंद, और उसके बाद चिंद खताउन। अब इस सारी प्रतिक्रिया में क्या होता था, सारी प्रतिक्रिया में जब चिंद हम रखते थे वहाँ पर, तो लोग आते थे, उस पर नंबरिंग होती थी, हज़ारों में आते थे।
तो सुबह अगर 8 बजे आदमी जाता था, उसको 3 बजे तक भी पता नहीं लगता था कि मेरा नंबर अभी आएगा या नहीं आएगा। भीड़ काफी हुआ करती थी। तो ऐसे में जो लोग बैठा करते थे, तो आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते थे, ये गो ना सलाम शोन सोच। और ये इस चीज का जो मेन सूत्रधार रहा है वो असल में राजा नरेंद्र नाथ कौल है। और सलाम शाह का किरदार जो है वो बहुत ही बड़ा किरदार है, और उसके चलते हुए आज भी हम इस्तेमाल करते हैं ये सलाम शोन सोच। इसके चलते हुए महाराजा ने बहुत खुश होकर राजा नरेंद्र नाथ को एलिवेट कर दिया, उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेवेन्यू मिनिस्टर के बनते ही लगभग 1 महीने के बाद राजा नरेंद्र नाथ जी स्वर्गवास हो गए। और जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि जिस वक्त राजा नरेंद्र नाथ जी का देहांत हो गया, कहते हैं पत्थरों ने भी रोया है वहां पर, और सभी लोग, देयर वॉज अ पॉल ऑफ ग्लूम इन द वैली। क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, जो राहत उन्होंने दिया, वो राहत आज भी लोग याद करते हैं। और हमारे लिए सलाम शाह राजा नरेंद्र नाथ कौल हीरो से कम नहीं है। नमस्कार।